हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम प्रैक्टिस सेट 9 देखेंगे जो सीटेट 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जनवरी 2021 का है। तो इसमें गद्यांश और शिक्षण सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं। कुल 30 क्वेश्चन आज हम करेंगे। सबसे पहले हम गद्यांश देखेंगे। अधोलिखित गद्यांशं पठित्वा तदाधारितानां विकल्पात्मकोत्तरेषु उचिततमम् उत्तरं चित्वा लिखत। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और उसके आधार पर वैकल्पिक उत्तरों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। ग्रामे आसीत् कश्चन दुर्बलकायः शरीर शक्तिहीनता कारणात् सः वृत्तिकार्यं न प्राप्नोति स्म। ग्रामे आसीत् कश्चन दुर्बलकायः, गांव के पास एक कमजोर आदमी था। शरीर शक्तिहीनता कारणात्, शरीर की शक्तिहीनता के कारण सः वृत्तिकार्यं न प्राप्नोति स्म, उसे कोई भी कार्य नहीं मिलता था। सह देवं प्रार्थितवान भगवान, एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, मम उदरपूर्णाय कश्चित् व्यवस्थां परिकल्पयतु कृपया इति, मेरे पेट को भरने के लिए कोई व्यवस्था कीजिए प्रभु। तस्यां रात्रौ तस्य स्वप्ने प्रत्यक्षीभूय भगवान अवदत् शिलानोदनं कुरु इति, उसी रात भगवान उसके स्वप्न में आए और उससे एक शिला को तोड़ने को कहा, पत्थर को तोड़ने को कहा। तस्य गृहस्य समीपे काचित् महाशिला आसीत्, उसके घर के पास एक बड़ी महाशिला थी। सः निर्धनः तस्याः नोदनम् आरब्धवान्, वह जो निर्धन था, वह बेचारा निर्धन उसके पास गया। सः निर्धनः तस्याः नोदनम् आरब्धवान्, वह निर्धन जो है तस्याः नोदनम, उस कार्य को करना उसने शुरू कर दिया। शिला तु महाकारा आसीत्, शिला जो है वो सच में बहुत बड़ी थी, चट्टान जो थी वो बहुत बड़ी थी। अतः सः ताम कंपयितुम् अपि न शक्तवान, इसलिए वह उसे हिला भी नहीं सका। तथापि भगवतः आदेशं पालयितुम् इच्छन् सपरित्यक्तवान, फिर भी प्रभु की आज्ञा का पालन करने की इच्छा से वह उसे छोड़ नहीं पाया। एवमेव कानिचन दिनानि गतानि, इसी तरह कुछ दिन बीत गए। जनाः तस्य प्रयत्नं दृष्ट्वा उपहासवचनानि उक्तवान्, लोग जो है उसके इस प्रयत्न का उपहास उड़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे। तां महाशिला कंपयितुम् अपि न शक्नोति भवान्, तुम इस शिला को हिला भी नहीं सकोगे। लोग ऐसे बोलने लगे कि तुम उस बड़ी चट्टान को हिला भी नहीं सकोगे। तथापि भगवता आदेशं पालयितुम् इच्छन् सपरित्यक्तवान्, एतस्य नोदने प्रवृत्तः मूर्खः एव इति, लोग क्या बोलने लगे कि तुम इसको जो है इस शिला को हिला भी नहीं सकोगे। यह सुनकर भी एतस्य नोदने प्रवृत्तः मूर्खः एव इति, इस तरह वो परिहास का पात्र बन गया। एतस्य नोदने प्रवृत्तः मूर्खः एव इति, इस तरह वह मूर्ख की श्रेणी में आ गया। एतत् श्रुत्वा अपि निर्धनः स्वस्य तु न परित्यक्तवान्, एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर भी उस बेचारे ने अपने इस काम को नहीं छोड़ा। एवमेव मासत्रयम् अतीतम्, एवं 3 महीने बीत गए। तदीयः शिलानोदन प्रयत्नः तु व्यर्थः एव आसीत्, पत्थर तोड़ने का उसका प्रयास व्यर्थ था। शिलानोदन का प्रयत्न जो है उसका व्यर्थ था। अतः सः नितराम खिन्नः, इस तरह वह हमेशा जो है वो दुखी रहने लगा। नितराम खिन्नः, वो उदास रहने लगा लगातार। उसके बाद क्या हुआ,
स्वस्य दौर्भाग्यम स्मरन् एकदा सः निद्राम अकरोत्। वह अपने दुर्भाग्य को याद करते हुए एक दिन उसे जो है वो नींद आ गई। एकदा स निद्राम अकरोत्, वह सो गया। तस्य स्वप्ने देवः पुनः प्रत्यक्षः अभवत्। उसके स्वप्न में भगवान पुनः प्रकट हुए अभवत् और बोले, तम दृष्ट्वा सः निर्धनः देव व्यर्थ कार्ये भवता अहम योजितः। भगवान जो है प्रकट हुए और उसने जो है जब वो सो गया तो उसने कहा, हे भगवान, आपने मुझे इस बेकार काम में लगा दिया है। तत्कृतवता मया उपहास पात्रता प्राप्ता इति अवदत्। उसने कहा कि मैं ऐसा करने से उपहास का पात्र बन गया हूँ। तदा देवः उक्तवान् भो। तब भगवान ने कहा, भो भवता परिश्रमः व्यर्थः न। तुम्हारा प्रयास व्यर्थ नहीं है, अतः अलम चिंतया, इसलिए चिंता को छोड़ दो। तदा क्रुद्धः निर्धनः अवदत्, द्वित्रान् मासान् यावत् शिलानोदनम कृतम। तब क्रोधित गरीब आदमी ने कहा कि मैं 2 महीने से पत्थर तोड़ रहा हूँ, किंतु शिला न कंपेतपि, लेकिन पत्थर हिला तक नहीं। ताम नोक्तुम मया कृतः प्रयासः किम व्यर्थना। इस प्रकार आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मेरा प्रयास जो है वो व्यर्थ नहीं है। शामिला महाशिला भवता कंपयितुम न शक्य इति अहम जानामि एव। मैं जानता हूँ कि तुम इस महान पत्थर को हिला नहीं सकते। नोदनात् शिला लवमात्रेणापि न अकंपयत। इस चट्टान को तनिक भी तुम हिला नहीं सकते। इति तुम सत्यम, यह सत्य है। किंतु मास्त्रम यावत् भवता यह नोदन प्रयासः, लेकिन तुम 3 महीने से इसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। कृतः ततः भवतः हस्तौ पादौ स्नायु वचः शक्ति युक्ता जातः। तुम क्या कर रहे हो? 3 महीने से इसको हिलाने का प्रयास कर रहे हो। इससे तुम्हारा हाथ, पैर और मांसपेशियां मजबूत हो गई हैं। भावता दृढ़ कायता प्राप्ता, तुम एक मजबूत शरीर को प्राप्त किए हो। अतः यत् किमपि कार्यम कर्तुम समर्थः भवान। इस तरह इसलिए आप जो चाहे वह करने में सक्षम हैं। मया एतदेव इष्टम, मैं यही चाहता हूँ कि न तु शिलायाः अपसारणम इति अवदत् भगवान। भगवान ने कहा कि मैं यही चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता था कि तुम पत्थर को हटा पाओ। मैं ये चाहता था कि तुम जो है एक मजबूत व्यक्ति बन जाओ ताकि तुम्हें कोई भी कार्य मिल सके। तब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। सः नितराम खिन्नः इति वाक्ये नितराम इति अव्ययस्य कः अर्थः? सः नितराम खिन्नः, इस वाक्य में नितराम इस अव्यय का क्या अर्थ है? देखिए इसमें हम देखेंगे, नीचे आएंगे गद्यांश में ऑप्शन देख लीजिए, सर्वदा, हमेशा, कदाचित, या फिर अत्यंतम, या फिर कदाचित मतलब कभी, अत्यंतम या फिर सहसा। तो सः नितराम खिन्नः इति वाक्य नितराम इति अव्यय से का अर्थ। नितराम अव्यय का क्या अर्थ है? तो नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे तदीय शिलानोदनम तो व्यर्था एव आसीत। तदीयः शिलानोदन प्रयत्नः तु व्यर्थः एव आसीत। तो जो नितराम है इस अव्यय का अर्थ है, नितराम अव्यय का अर्थ मतलब अत्यंत होता है। ठीक है, नितराम का अर्थ क्या होता है? नितराम का मतलब अत्यंत होता है। तो इस अव्यय का अर्थ जो है वो इस पैसेज में यह दिया हुआ है कि अत्यंतम। देखिए यहाँ पर कहाँ है अत्यंतम?
देखिए इसका अर्थ यहाँ पर समझिए। यहाँ पर लिखा है तदीय शिलानोदनम प्रयत्नम तो व्यर्था एव आसीत। उसका शिलानोदन पत्थर तोड़ने का प्रयत्न जो था वो व्यर्थ था, अतः सा नितराम खिन्ना, इसलिए वो अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक खिन्न था, दुखी था। तो क्वेश्चन में आएंगे, देखेंगे इसका अर्थ हो जाएगा 3rd नंबर अत्यंतम। नितराम खिन्ना वो अधिक, स नितराम खिन्ना इति वाक्य नितराम इति अव्ययस्य, नितराम अव्यय का अर्थ हुआ अत्यंत, ठीक है, अत्यंतम होगा। इसके बाद देखेंगे 2nd क्वेश्चन। अलम चिंतया इति वाक्यस्य अभिप्रायः। अलम चिंतया इति वाक्यस्य, इस वाक्य का क्या अर्थ है? तो पैसेज में आएंगे, पैसेज में हम यहाँ पर देखेंगे तदादेव उक्तवान भो भवता परिश्रमः व्यर्थः न, अतः अलम चिंतया। अलम चिंतया का अर्थ ये हुआ कि आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, अतः चिंता ना करो, चिंता ना करो। अलम चिंतया का अर्थ हुआ चिंता ना करो। क्वेश्चन नंबर 2 में चिंता ना कुरु फर्स्ट सही हो जाएगा। चिंता कुरु, चिंता करो, व्यर्थ चिंता करो, चिंता अलंकार सदृशी अस्ति, तो ये सारे नहीं होंगे, इसका सही आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। दुर्बल कायः मनुष्य कथम आसीत। दुर्बल काय मनुष्य कैसा था? तो देखिए इसका तो आंसर धनिकः धनिक था, निर्धन था, बुद्धिमान था, फिर गुणी था। तो इसका जो फर्स्ट लाइन में ही देख लेंगे, हमने पढ़ा था ना कि ग्रामे आसीत कश्चन दुर्बल कायः। ग्राम में एक दुर्बल व्यक्ति रहता था, शरीर शक्तिहीनता के कारण सह वृत्तिकार्य प्राप्नोति स्म। वो शरीर की शक्तिहीनता के कारण उसे कोई भी कार्य नहीं मिलता था। तो उसके बाद देखिए सह निर्धना, देखिए निर्धन व्यक्ति किसके लिए प्रयोग किया गया है? इसी दुर्बल काय व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 3rd क्वेश्चन में वो हो जाएगा निर्धना। 3rd में राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2nd हो जाएगा, निर्धना। इसके बाद देखिए भगवतः आदेशेन दुर्बलकायः मनुष्यः कति दिनानि शिलानोदनम अकरोत्। तो भगवतः जो दुर्बलकाय मनुष्य था उसने भगवता आदेशेन दुर्बलकाय मनुष्य कति दिनानि शिलानोदनम अकरोत्। भगवान के आदेश से दुर्बलकाय मनुष्य ने कितने दिन तक शिलानोदन किया? मासम यावत, महीने भर, या फिर मासम द्वय 2 मास, या फिर मासत्रयम 3 महीने, या फिर सप्ताहम 1 सप्ताह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4th का जो राइट आंसर होगा, इसको हम देखेंगे पैसेज में। दुर्बलकाय मनुष्य ने कितने दिन तक कार्य किया? तो इसका जो लास्ट का अर्थ है वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किंतु मासत्रयम यावत भवता यह नोदन प्रयासा कृता ततः भवता हस्तौ पादो। वो ऐसा बोलते हैं कि 3 महीने तक भगवान ने कहा कि तुमने 3 महीने तक प्रयास किया, इससे तुम्हारा कुछ भी व्यर्थ नहीं गया, इससे तुम्हारा हाथ पैर ये सब क्या हो गया? मजबूत हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मास त्रया हो जाएगा, 3 महीने तक। लास्ट में उसने 3 महीने तक मासत्रयम। इसके बाद देखिए 5th नंबर दुर्बल जनेन शिलानोदन कार्यम कारयेता भगवता किम अभीष्टम आसीत। दुर्बल
ने दुर्बल से शिलानोदन का कार्य करवाने के पीछे भगवान की क्या इच्छा थी? दुर्बल जनस्य धनागमः भवेत्, ताकि जो कमज़ोर व्यक्ति है वो धन तक पहुंच सके। शिलायाः अपसारणम भवेत्, पत्थर को हटा दिया जाए। या फिर शिला कंपनम भवेत्, शिला को हिलाया जाए। या फिर दुर्बलः शक्तियुक्तः स्यात्, वह जो दुर्बल व्यक्ति है वो शक्तिशाली हो जाए। तो दुर्बल जनेन शिलानोदनम कारयता भगवता किम अभीष्टम आसीत। तो भगवान की क्या इच्छा थी? भगवान की इच्छा थी कि दुर्बल शक्तियुक्तः स्यात् इति। दुर्बल शक्तियुक्तः, 5th नंबर जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, कृतः तथा भवता हस्तौ पादौ स्नायवश्चः शक्तियुक्तः जातः, ताकि वो शक्ति से युक्त हो जाए। भगवान क्या चाहते थे कि उस वह जो दुर्बल काय व्यक्ति है वो शिलानोदन करके हिष्ट पुष्ट हो जाए। शिलानोदन कार्य करवाने के पीछे भगवान की इच्छा थी कि वह शक्ति से युक्त हो जाए। तो 5th क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। शिला को हिला सके, शिला को हटा सके, शिला से दुर्बल जन जो है वो धन प्राप्त कर सके। नहीं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शक्तियुक्त हो जाए। शक्तियुक्त हो जाएगा तो कार्य मिल जाएगा उसको, फिर वो धन खुद ही अर्जित कर लेगा। शक्तिहीनता कारणतः सह दुर्बलः किम न प्राप्नोति स्मितः। शक्तिहीनता के कारण मनुष्य जो दुर्बल मनुष्य था वो शक्ति कमी के कारण उसे क्या नहीं मिला? धन नहीं मिला, भृति कार्य नहीं मिला, आशीर्वाद नहीं मिला, या फिर जनापवाद नहीं मिला। तो 6th क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट लाइन में ही है, देखिए हमने पढ़ा था ना, शक्तिहीनता कारणतः सह भृति कार्य न प्राप्त होते, उसे भृति कार्य नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भृति कार्य, 2nd नंबर। इसके बाद देखिए 7th क्वेश्चन, निर्धना इति पदस्य विग्रहः कथम स्यात्। निर्धन इस पद का विग्रह, निर्धना इति पदस्य इसका विग्रह क्या होगा? तो इसका जो विग्रह होगा, निर्धना नास्ति धनम निशेषेण धनम यस्य सह, निर्गता धनम यस्य सह, निरस्तम धनम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3rd नंबर हो जाएगा। निर्धना का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd नंबर। तो इसका क्या होगा? निर्धना निर्गतम धनम यस्य सह, निर्गतम धनम यस्य सह। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, बहुव्रीहि समास। इसके बाद देखिए 8 नंबर, शिलानोदनम कुरु इति कस्य कृते निर्देशः आसीत्। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, शिलानोदनम कुरु इति कस्य कृते निर्देशः आसीत्। शिलानोदन कुरु यह किसके लिए निर्देश था? तो ये भगवत के लिए था, फिर दुर्बल काय पुरुष के लिए था, या फिर ग्रामवासियों के लिए था, या फिर शिलाया कृते के लिए था। तो इसमें हम ऊपर आएंगे, देखेंगे पैसेज में शिलानोदन
किसके लिए कार्य था? भगवान ने किसे कहा शिलानोदन करने के लिए? ग्रामे आसीत् कश्चन दुर्बलकाय शक्ति शरीर शक्तिहीनता कारणतः सभृति कार्यं न प्राप्नोति स्म सदैवं प्रार्थितवान भगवान मम उदरपूर्णाय कश्चिन व्यवस्था परिकल्पयतु। फिर यहाँ पर तस्याम रात्रो तस्वप्न प्रत्यक्षीभूय भगवतावद शिलानोदनम कुरु। तो शिलानोदन कुरु ये किसके लिए था? कि इस दुर्बलकाय व्यक्ति के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे शिलानोदनम कुरु इति कस्य कृते निर्देशः भवत्? निर्देशः आसीत् दुर्बलकाय पुरुषः। क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। ये उस दुर्बल कार्य व्यक्ति के लिए था। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आगे दूसरा एक पैसेज है, इसको पढ़ेंगे। सह कश्चन लघु कुटुंबः तस्मिन् पितरौ पुत्र पुत्री च आसन। एक कोई छोटा परिवार था, उसमें पिता पुत्र और पुत्री थे। एकस्मिन् दिने मध्याह्ने पुत्रः भोजनार्थं गृहम् आगतः। एक दोपहर को बेटा जो है वो खाने घर आया। माता जलचस्कम स्थालिकां च संस्थाप्य अन्नम सारम च पर्षयेत्। तब माता ने जल का प्याला और थाली लगाकर भोजन परोसा अपने पुत्र को। पुत्र कवल मात्रम खादित्वा जननीम आहर्गत अम्ब कमिदम। बेटे ने क्या किया? केवल कौर भर खाया और माँ को डांटा। माँ, यह क्या है? सारा संपूर्ण लवणमया, सारा का सारा ये पूरा नमक है, इसमें नमकीन है। एतत् खादितुम कथम शक्यते मह्याम भोजनम, मैं इसे कैसे खा सकता हूँ, मुझे खाना मत दो। मास्तु मातरम भर्सना एव सह कोपेन गृहात् बहिः गतवान। फिर उसने क्या किया? उसको माता को बोलकर वह जो है वो गुस्से में गृहात् बहिः, घर से बाहर चला गया। शाम को सायं दीप ज्वालन समयः अभवत्। शाम को दिया जलाने का समय था, तथापि सह युवाः पुत्रः गृहं न आता। हालांकि बेटा जो है वो सह युवाः पुत्रः गृहं नागता, छोटा बेटा घर नहीं आया। रात्रो 8 समय आगता, शाम को रात में 8 बज चुके थे। सह हस्तपादम प्रक्षाल्यं दूरदर्शनम पुरता आसंदे उपविशान हस्तेन नियंत्रणम गृहीत्वा। रात को जब 8 बज गए तो वह घर आया और हाथ पैर धोए और टीवी का रिमोट लेके बैठ गया। फिर निमेषाभ्यंतरे पिता पुत्र समीपम, कुछ ही मिनटों में उसके पिता जो है बेटे के पास पहुँचे। तम दृष्ट्वा, उन्हें देखकर पुत्र चिंतित हो गया और किमिदम पिता मम समीपे एवं आगच्छति, यह पापा मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हैं। एतावत्पर्यन्तम् एकवारमपि जल्पनादिकं तेन न कृतं मया सह। उन्होंने अब तक मुझसे एक बार भी बात नहीं की। इदानीं माम एकवारमपि जल्पनादिकं तेन न कृतं मया सह। उन्होंने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। इदानीं माम गर्हयितुम् एव आगच्छन् स्यात् प्रायः सह। वह अब मुझे डांटने आ रहे होंगे, लेकिन अपने झुके हुए परंतु अवनत वदनस्य पुत्रस्य पार्श्वे उपविशन् पिता प्रवोचत्, वत्स भवान् मध्याह्ने भोजनं कृतवान् ननु वत्स। लेकिन अपने झुके हुए बेटे के पास बैठे पिता ने कहा, बेटा तुमने खाना खा लिया है ना पुत्र।
भवन्तम एवं अहम पृच्छामि, ऐसा भाई तुमसे पूछ रहा हूँ। भवान मध्याह्ने भोजनम कृतवान, क्या आपने मध्याह्न में भोजन किया? अहम कश्चिन रुक्षतया अवदत् पुत्र, हाँ बेटे ने थोड़ा रूखेपन से कहा। कुत्र, कहाँ? मृदु स्वरेण एवं अपृच्छत पिता, पिता ने कोमल स्वर में पूछा। मम सुहृद माम उपहार मंदिरम नीत्वा भोजनम करितवन्तः किंचिदपि अविचलित सन पुत्रः उक्तवान। तब पिता ने कोमल स्वर में पूछा, मेरे दोस्त, मम सुहृदम माम उपहार मंदिरम नीत्वा, मेरे दोस्त मुझे उपहार गृह में ले गए थे और मुझे खाने को दिया। फिर किंचिदपि अविचलितः सन पुत्रः उक्तवान, बेटे ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। सुष्ठु पुत्रः, अच्छा बेटा। भवान भोजनम कर्तुम इच्छति चेत भवता समग्रे अपि विश्वे गृह्णानि प्राप्नोति, अगर आप खाना चाहते हैं तो आपको पूरी दुनिया में खाने के लिए घर मिल सकते हैं। तत्र ते तुभ्यम स्वादु भोजनम अपि दद्युः, वहाँ तुम्हें स्वादिष्ट भोजन भी देंगे। स्वादु भोजनमपि दद्युः परंतु भवतः मात्रे अस्माकं गृहमेव प्रपंच, तुम्हें स्वादिष्ट भोजन भी देंगे लेकिन तेरी माँ के लिए हमारा घर ही उसकी दुनिया है। तस्या लोके अहम, और उसके इस लोक में, उसके इस दुनिया में अहम भवान भवता अनुजा च एव वसामः, हम सब रहते हैं। ठीक है, उसकी इस दुनिया में सिर्फ तुम, मैं और तुम्हारी छोटी बहन रहती हैं। उसका अस्माकं त्रयाणां हितमेव तस्याः लक्ष्यम्, उसका लक्ष्य हम तीनों का कल्याण है। भवता भोजनं न कृतम् इत्यतः सा एतावत्पर्यन्तं बिन्दुमात्रं जलम् अपि न स्वीकृतवती। चूँकि आपने भोजन नहीं किया, उसने अभी तक पानी की एक बूंद तक नहीं ग्रहण की है। ठीक है, इतोऽपि तस्याः मम परितपत् अस्ति अद्य मया किं कृतम्, उसका मन व्याकुल है, मैंने आज क्या किया है। उसका मन जो है वो बहुत ही व्याकुल है कि मैंने आज क्या कर दिया है। पाक समय मम अवधानम कुत्र अगच्छत, खाना बनाते समय मेरा ध्यान कहाँ था। मम अजागरूकता कारणतः सारा लवणमया जाता है, मेरी जागरूकता की कमी के कारण सारा खाना जो है वो नमक से भर गया, नमकीन हो गया। तदर्थम पुत्रः किंचिदपि न भुक्तवान, इसलिए मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं खाया। सह कुत्र गतवान स्यात्, वह कहाँ गया होगा। क्षुत् पिपासा निवारणार्थम सह कीदृशं कष्टम अनुभूतवान स्यात् इति न ज्ञायते इति उक्तवान पिता, उसके पिता ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उसने अपनी भूख और प्यास बुझाने के लिए किस तरह की कठिनाई को महसूस की होगी, ऐसा पिता ने कहा। पितु हृदयस्पर्शिनी वाणी श्रुत्वा पुत्र आत्मावलोकनम अकरोत्, पिता की इस करुण वाणी को सुनकर पुत्र ने स्वयं को देखा तथा सावधानता उत्थाय शनैः जंत्रेज्या जनेत्रया समीपम अगच्छत्, साम्यान् खदना खिन्ना च भूत्वा उपविष्टवती आसीत् तत्र। फिर वह संभल कर उठा और धीरे धीरे अपनी माँ के पास पहुँचा। उदास चेहरे लिए वहीं बैठी माँ पुत्र विनयेन ताम उपसर्त्य मधुरेण मद्र स्वरेण अकथतन, बेटा जो है वो विनम्रता से उसके पास गया और कोमल मधुर और धीमी आवाज में बोला, अम्ब माँ महती बुभुक्षा मम, मुझे बहुत भूख लगी है। किम न परिवेश यसी अवलिम्बम,
आप इसे तुरंत मुझे परोस दीजिए। आप इसे तुरंत क्यों नहीं परोसती हैं? इसके बाद देखिए 9 क्वेश्चन। यदा पिता पुत्रस्य पार्श्वे उपविशत् तदा पुत्र कीदृशम् आसीत्। जब पिता पुत्र के पास बैठे उस समय पुत्र कैसा था? अधोमुख था, ऊर्ध्वमुख था, हर्षित था, दुखी था। अधोमुख का मतलब नीचे मुख किए हुए, ऊर्ध्व मतलब ऊपर मुख किए हुए, हर्षित मतलब खुशी, दुखित मतलब दुखित है। तो हमने क्या पढ़ा था ऊपर कि जब पिता उस अपने बेटे के पास गए तो कैसे था बेटा? यहाँ पर देखेंगे पिता जो है बेटा जो है वो अपना सर, यहाँ पर देखिए अवनत वदनस्य। अवनत वदनस्य का मतलब क्या होता है? अधोमुख। अधोमुख मतलब नीचे मुख किए हुए। तो इसमें देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, अधोमुख। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। पुत्रः भोजनं न कृतवान् इत्यतः माता कीदृशी आसीत्। पुत्र ने भोजन नहीं किया, इसके लिए माता कैसी थी? संतुष्टा, सती, स्वकार्ये निमग्ना आसीत्। संतुष्ट होकर वह अपने काम में लगी हुई थी। जलमपि न पीत्वा आसीत्, जल की एक बूंद भी नहीं पी थी। दूरदर्शनम पश्यन्ती आसीत्, टीवी देख रही थी। पुत्री पतिम च तर्जयन्ती आसीत्, वह अपने बेटे और पति को धमकी दे रही थी, उन्हें बोल रही थी कुछ। तो इसका जो आंसर होगा 10 नंबर का वो हम देखेंगे। भवता भोजनम न कृतवान् एतावत्पर्यन्तं, देखिए बिंदु मात्रम जलम अपि न स्वीकृतवती, उसने एक बूंद भी जल की नहीं पी हुई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जलमपि न पीत्वा आसीत्, सेकेंड नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा जलमपि न पीत्वा आसीत्। क्या किया था? माता ने जल की एक बूंद भी नहीं पी थी। इसके बाद 11 नंबर देखेंगे। पुत्रम बोधयितुम पितुः वाणी कीदृशी आसीत्। पुत्रम अपने बेटे को डांटने के लिए पिता की आवाज़ कैसी थी? ऊर्ध्ववर्त्सना, उत्साहवर्धक थी, या फिर सांत्वना थी, या फिर कोप बहुत गुस्से वाली थी, या फिर हृदय स्पर्शनी, हृदय को स्पर्श करने वाली थी। तो 11 नंबर देखेंगे अपने पैसेज में। 11 नंबर देखेंगे, यहाँ पर देखिए पितु हृदय स्पर्शनी वाणी श्रुत्वा, पिता की वाणी कैसी थी? हृदय स्पर्शनी थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर। अद्य मया किं कृतम् इति कस्य मनसि विचारः प्रचलतः। अद्य मया किम, आज मैंने क्या किया, इति कस्य मनसि विचारः प्रचलत, किसके मन में विचार चल रहा था? मातु माता के, पुत्र से पुत्र के, पितु पिता के, फिर अनुज के। तो देखिए ये जो 12 नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या आएगा? किसका मन जो है ऐसा था कि आज मैंने क्या किया? 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 6 लाइन में, लास्ट 6 लाइन में, अस्माकं त्रयाणां हितमेव तस्याः लक्ष्यं भवता भोजनं न कृतम् इत्यतः सा, उन्होंने मतलब जल का पानी एक बूंद भी नहीं पिया था। इतोपि तस्याः मम परितपतः अस्ति अद्य मया किं कृतम्, आज मैंने क्या किया, ऐसा किसने कहा था? माता ने कहा था। अद्य मया किं कृतम्, ऐसा कौन सोच रहा था? माता सोच रही थी ना।
कि आज कैसे जो है भोजन में नमक ज़्यादा हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर माता। 30 नंबर भोक्तुम इच्छा इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम। भोक्तुम इच्छा इस अर्थ में क्या शब्द प्रयुक्त हुआ है, या क्या शब्द प्रयुक्त हुआ है? भोजनेच्छा, पिपाशा, क्षुध, बुभुक्षा। तो बुभुक्षा मतलब क्या होता है? भोजन की इच्छा। भोजनेच्छा मतलब भोजन की इच्छा। पिपासा मतलब प्यास। तो भोक्तुम इच्छा, भोजन की इच्छा के लिए किसका प्रयोग किया गया है? 30 नंबर का क्वेश्चन जो है देखेंगे, भोक्तुम इच्छा। यहाँ पर देखिए महती बुभुक्षामम, परिच्छेद में ये बुभुक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लास्ट नंबर बुभुक्षा हो जाएगा। इसके बाद देखिए 40 नंबर जल्पनादिकम तेन न कृतम मया सह इति वाक्यम कस्मिन् वाच्ये लिखितम। जल्पनादिकम तेन न कृतम मया सह, इस वाक्य, यह वाक्य जो है वो किस वाच्य में लिखा गया है? तो इसमें देखिए कर्तृवाच्य में है, भाववाच्य में है, कर्मवाच्य में है, फिर कर्मकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसको कर्तृवाच्य कहते हैं, और जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसको कर्मवाच्य कहते हैं, और जिसमें भाव की प्रधानता होती है उसको भाववाच्य कहते हैं। तो इसमें देखिए कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य का एक उदाहरण जैसे देखिए मजदूरों द्वारा डोली उठाई गई, तो डोली किसके द्वारा उठाई गई? मजदूरों द्वारा उठाई गई, तो इसमें कर्मवाच्य हो जाएगा। और कर्तृवाच्य में मजदूरों ने डोली उठाई, देखिए मजदूरों ने डोली उठाई, देखिए ये क्या हो जाएगा? ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। अब इसी तरह कर्मवाच्य मजदूरों द्वारा डोली उठाई गई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये कर्मवाच्य हो जाएगा। तो जल्पनादिकम तेन न कृतम मया सह इति वाक्यम कस्मिन् वाच्ये, इसमें कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। इसके बाद देखिए 15 नंबर गृहे भोजनम न खादयित्वा कह बहिः अगच्छत्। घर में भोजन न करके, बिना भोजन, घर में पर भोजन ना करके कौन बाहर गया? पिता, पुत्र, पुत्री या फिर माता। तो 15 क्वेश्चन का जो राइट हो जाएगा, देखिए पैसेज में देखेंगे हम, एव सह कोपेन गृहात् बहिः। कौन गया था? गुस्सा होके पुत्र गया था ना, भोजन में नमक ज़्यादा हो गया था, तब वो गुस्से में बाहर चला गया था। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का? पुत्रः, 2nd नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2nd नंबर पुत्रः। इसके बाद अब क्वेश्चन है शिक्षण का। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे बालस्य भाषा अधिग्रहणे अधस्तनेषु कस्य भूमिका सर्वतो महत्वपूर्णा। बालक के भाषा अधिग्रहण में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? शिक्षक की होती है, परिवार की, विद्यालय की, फिर प्रसार माध्यम की। तो भाषा अधिग्रहण के लिए
जो सर्वाधिक उपयुक्त होगा उसमें वो होगा परिवार, क्योंकि परिवार एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर बच्चा जन्म के बाद से ही सीखना स्टार्ट कर देता है। तो बालक का भाषा अधिग्रहण में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है बच्चा परिवार के साथ व्यतीत करता है और अपने बड़ों को, माता पिता, घर में दादा दादी सबको देखकर वो जो है सीखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगी सेकंड नंबर। इसके बाद देखिए व्याकरण नियमानाम, देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। व्याकरण नियमानाम कंठस्थीकरणम पद्धते केंद्रम अस्ति। व्याकरण नियमों को कंठस्थ करने के लिए पद्धति केंद्र कौन सा? संरचनात्मक है, संरचनात्मक उपागम है, प्रत्यक्ष पद्धति है, व्याकरण अनुवाद है या फिर साहजिको उपागम है। तो साहजिक उपागम में क्या होता है, इसमें शिक्षण में सीखने के लिए सहायक होने वाले तरीके बताए जाते हैं, ठीक है, जो सहज होते हैं, सहजतापूर्ण रूप से बच्चा जो है वो सीखता है, जिसके माध्यम से सीखता है उसको साहजिक उपागम कहते हैं। अब संरचनात्मक उपागम क्या होता है, इस विधि में बच्चा जो है वो वाक्यों का निर्माण करने में उपयोग में यह विधि वाक्यों का निर्माण बनाने में बच्चा जो है प्रयोग करता है, ठीक है। संरचनात्मक उपागम जो होता है इसमें बच्चा जो है वो वाक्य का निर्माण करता है। प्रत्यक्ष पद्धति क्या होती है, इसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है प्रत्यक्ष में, ठीक है, मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है। बच्चा जो है वो जिस भाषा का अध्ययन करना है उसी भाषा में अध्ययन करेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। व्याकरण नियमों का अनुकरण करके इसमें नहीं पढ़ाया जा सकता है। इसके बाद देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, व्याकरण नियम। व्याकरणिक नियम को कंठस्थ करने के लिए व्याकरण अनुवाद पद्धति का प्रयोग होता है। राइट आंसर थर्ड नंबर हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर, भाषाया अधिगमस्य कृते किम न महत्वपूर्णम। भाषा के अधिगम के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं होता है? प्रोत्साहन, आत्मविश्वास, अधिगम, प्रतिप्रवृत्ति, अनुवाद। देखिए इसका तो राइट आंसर फोर्थ नंबर हो जाएगा, क्योंकि अनुवाद विधि जो होती है वो अधिगम के लिए ज़रूरी नहीं होती है। भाषा के अधिगम सीखने के लिए प्रोत्साहन ज़रूरी होता है। बच्चों में आत्मविश्वास डालिए, आप उनको अधिगम के प्रति जो है प्रवृत्ति बढ़ाइए, ठीक है, उनको प्रोत्साहित करिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोत्साहन, आत्मविश्वास और अधिगम के प्रति प्रवृत्ति ये भाषा सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अनुवाद जो होता है वो तो रटी रटाई पद्धति है, इसमें अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। अनुवाद जो है एक जटिल कार्य होता है। राइट आंसर 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 19, लेखनार्थम बालान अध्यापन समय शिक्षण रूपेण भवता किम करिष्यते। लेखन के समय, बच्चों को लिखना सिखाते समय एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? भाषाया वर्णमाला लेखितुम बालेभ्यः निर्देश दास्यति। बच्चों को वर्णमाला लिखने के लिए निर्देश देंगे। स्वविचारान लेखितुम बालेभ्यः अवसर दास्यति। बच्चों को अपने विचार लिखने का अवसर देंगे। आदौ कंठस्थीकरणम कृत्वा अनंतरम एकम परिच्छेदम सुंदर हस्ताक्षरे लेखितुम निर्देशः दास्यति। आरंभ सबसे पहले क्या करेंगे? याद करने के लिए कहेंगे, उसके बाद सुंदर लिखावट में उसको पैराग्राफ लिखने का निर्देश देंगे। या फिर कृष्ण फलकतः अक्षराणि उद्धर्तु बालेभ्यः अवसरम दास्यति। बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर अक्षर चुनने का अवसर देंगे। तो ये जो 19 क्वेश्चन है, आपका जो 19 क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका सबसे अच्छा जो है वर्णन इसमें किया सकता है स्वविचारान। बच्चे जब अपने आप से विचार करके लिखेंगे तो इससे क्या होगा? उनकी सृजनात्मकता का विकास होगा, ठीक है। बालक को अवसर मिलेगा। अब जब उसको अवसर मिलेगा तो वो और अब चीज़ों में प्रवीण होता जाएगा। तो लेखनार्थम बालाम अध्यापन समय शिक्षक रूपेण भवता किम करिष्यति स्वविचारान लेखितुम बालेभ्यः अवसरम दास्यति। सेकंड नंबर। इसके बाद 20 नंबर, छात्राणां कृते एकाम अध्ययन अध्यापन सामग्री
चिनोतुम अधोगतेषु किम सर्वतो महत्वपूर्णः। तो छात्राणां कृते एकाम अध्ययन अध्यापन सामग्री को चिन्हित करने के लिए अधोगतेषु किम सर्वतो सबसे महत्वपूर्ण क्या है। समीपस्थ विपण्यां तस्या सामग्र्या उपलब्धि या फिर सा सामग्री महार्घा। छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री चुनने में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है। तो सामग्री निकटस्थ बाजार से उपलब्ध होनी चाहिए या फिर सामग्री महार्घा च स्यात् महंगी होनी चाहिए। सामग्री सा महार्घी छात्रैः एव निर्मिता स्यात्, वह सामग्री छात्र द्वारा स्वयं तैयार की गई होनी चाहिए। या फिर सा सामग्री संदर्भानुकूलं भवेत् तस्याः च संगठित रूपेण उपयोगः क्रियते। सामग्री संदर्भ के अनुरूप होनी चाहिए और व्यवस्थित तरीके से उपयोग की जानी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सा सामग्री संदर्भानुकूलम भवेत् तस्या च संगठित रूपेण उपयोगः क्रियते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। सभी सामग्री को संदर्भ के अनुरूप होनी चाहिए और व्यवस्थित तरीके से उपयोग की जानी चाहिए। इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है। छात्रों के अध्ययन के लिए, छात्रों के शिक्षण अधिगम सामग्री को चुनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो सामग्री जो है संदर्भ के अनुरूप होनी चाहिए और व्यवस्थित तरीके से उपयोग की जानी चाहिए। इसके बाद देखिए, द्वितीय कक्षायाः केचन छात्राः केषाञ्चन वर्णानाम् उच्चारणं कर्तुं काठिन्यम् अनुभवन्ति। तेषां काठिन्यनिवारणार्थम् अधोगतमार्गेषु कः मार्गं सर्वतो प्रभावकारी भवेत्। तो द्वितीय कक्षा के कुछ छात्राओं को कुछ वर्णों का उच्चारण करने में कठिनाई होती है। उस कठिनाई का निवारण करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग प्रभावकारी होगा। तो शिक्षिका मनुष्य मुखस्य एकाम प्रतिकृतिम उपयुज्य विशिष्ट वर्णस्य विशिष्टोच्चारण स्थानस्य प्रदर्शनम कुर्यात्। शिक्षिका मनुष्य मुख की एक प्रतिकृति बनाकर वहाँ विशिष्ट वर्णों का उच्चारण स्थान का प्रदर्शन करेगी या फिर अन्य अनुप्रासिक शब्दानाम एवं लघु युग्मकारी कलापानाम उपयोगः कुर्यात्। एवं सा छात्रान् वर्णोच्चारणं कारयेत। शब्देषु तस्य वर्णस्य अभिज्ञानं च अकरोत्। या फिर अन्य अनुप्रासिक शब्द लघु युग्म कार्यकलाप छात्रों को उच्चारण के साथ उसकी कठिनाइयों के बारे में अधिक जागरूक बनाने में मदद करने में अच्छा तरीका है। उपयोगम कुर्यात्, उसका उपयोग करेगी। लघु मतलब अन्य अनुप्रासिक शब्दों के समान लघु युग्म कार्यकलाप उपयोगम कुर्यात्, उपयोग करेगी। एवं सा छात्रान, जिससे जो है छात्र जो है वो वर्णोच्चारणम वर्णों का उच्चारण कार्येत शब्देषु तस्य वर्णस्य अभिज्ञानम च अकरोत्, जिससे बच्चों को जो है वो शिक्षार्थी को वर्णों का उच्चारण के बारे में उन्हें जानकारी मिल सके। या फिर पाठस्य उच्चैः वाचनं कृत्वा विशिष्ट वर्ण रेखांकित कृत्वा तद्विषये विवरणं दद्यात्। तो पाठों का बड़े स्वर में वाचन कर विशिष्ट वर्णों को रेखांकित करके उस विषय में विवरण देंगे। या फिर छात्रैः पौनः पुन्येन अभ्यासं कारयेत येन तेषां काठिन्यस्य निवारणं भविष्यति। छात्रों द्वारा पुनः पुनः अभ्यास करवा लेंगे जिससे उनकी कठिनाई दूर होगी। तो देखिए, पुनः पुनः अभ्यास कराना ये सही तरीका नहीं है। पाठस्य उच्चैः वाचनम, ऊंचे स्वर में वाचन कराना ये भी सही नहीं है।
मनुष्य के मुख से एकाम प्रवृत्ति मनुष्य मुख की एक प्रतिक्रिया बनाकर विशिष्ट वर्णों का उच्चारण स्थान को प्रदर्शित कर देंगे, केवल प्रदर्शित कर देंगे, ये भी उपयुक्त तो नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि अन्य अनुप्रासिक शब्दों के समान लघु युग्म कार्यकलाप करवाएंगे, उनका उपयोग करेंगे। एवं सा छात्रान वर्णोच्चारणम करेत, उच्चारण में आने वाली कठिनाइयों के निवारण हेतु अन्य अनुप्रास युक्त शब्दों का लघुयुग्म कार्यकलाप करवाएंगे। इससे क्या होगा, उनके ज्ञान की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है, लघुयुग्म कार्यकलाप यह एक योग्य संदर्भ में वर्णों के ध्वनि पर प्रकाश डालने का कार्य करता है। ठीक है, शिक्षार्थी को यह दिखाता है कि ध्वनि का सही उच्चारण कितना महत्वपूर्ण है, मतलब ध्वनियों का सही उच्चारण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ग्रह हो गया, ग्रह को गृह बोलते हैं, यच्छति, गच्छति, ये सब चीज़ों में, ये सब शब्दों में जो है उनको ध्वनियों में और उच्चारण में एक अच्छी समझ विकसित की जाए, इसलिए जो है ये ज़रूरी है। इसका राइट आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा। इसके बाद 22 देखिए, सा का पद्धति यस्याम व्याकरण नियमा नाम उपरि प्रधानेन ध्यानं दीयते अनन्तरं च तदा धारितानाम उदाहरणानाम उपरि। आगमन पद्धति, निगमन पद्धति, व्याकरण, अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि। कसा पद्धति वह कौन सी विधि है, यस्याम व्याकरण नियमानुसारम प्रधानेन ध्यानम, जिसमें पहले व्याकरण के नियम और फिर उन पे उनके आधार पर उदाहरण दिया जाता है। तो देखिए कितनी बार ये बताया है, आपको तो रट गया होगा। पहले नियम, उसके बाद उदाहरण, ये क्या हो जाएगा, निगमन विधि हो जाएगी। पहले नियम फिर उदाहरण, ये क्या हो जाएगा, निगमन विधि। राइट आंसर सेकंड नंबर। आगमन विधि क्या होती है, पहले उदाहरण फिर नियम, तो ये आगमन हो जाएगा। व्याकरण अनुवाद जानती है, और प्रत्यक्ष विधि के बारे में अभी हमने बात की थी, डायरेक्ट मेथड के बारे में, तो इसका जो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। 23 नंबर, विद्यार्थिनः भाषायाः अधिग्रहणं कुर्वन्ति। विद्यार्थी भाषा सीखते हैं कैसे, साहजिक विनिमयात्मक वातावरणे भाषाया व्यवहारं कृत्वा, साहजिक विनिमय करके, मतलब आपस में बातचीत करके, विनिमय वातावरण आदान प्रदान के द्वारा भाषा व्यवहार करके, या फिर भाषाया संरचना विश्लेषण, भाषा संरचना का विश्लेषण करके, तस्या भाषाया साहित्यस्य अध्ययनं कृत्वा, साहित्य को पढ़कर, तस्या भाषाया प्रयोक्तं संस्कृत विषय ज्ञात्वा, संस्कृत विषय को तस्या भाषाया प्रयोक्तम, भाषा के उपयोगकर्ता की संस्कृत के बारे में सीख कर, जानकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बच्चा जो है वो आदान प्रदान करके, क्रिया प्रतिक्रिया करके जल्दी सीखता है, तो भाषा को कैसे अधिग्रहण करेगा, वो सहज रूप से विनिमयात्मक वातावरण में, ठीक, जहाँ आदान प्रदान की भावना होगी, भाषा का व्यवहार जब करेगा तो उससे जल्दी सीखेगा। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 24 सूक्ष्म मोटर कौशल क्या होता है, उसके विकास के लिए सूक्ष्म मोटर कौशलस्य विकासस्य किम उत्कृष्टम उदाहरणम अस्ति। सूक्ष्म मोटर कौशल के विकास के लिए कौन सा उदाहरण जो है वो उपयुक्त होगा, आरोहणम, कूदनम, लेखनम, पठनम, पढ़ना, लिखना, कूदना, फिर आरोहण, चढ़ना। तो देखिए सूक्ष्म मोटर कौशल क्या होता है, इसमें बच्चे जो होते हैं वो अपने मांसपेशियों को कंट्रोल करना सीखते हैं। ठीक है, दो मोटर कौशल होते हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। सूक्ष्म में क्या होता है, बच्चे अपनी कलाई, हाथ और उंगलियां, पैर, इन सब का उपयोग करना सीखता है, वस्तु को पकड़ना सीखता है, लिखना सीखता है, ये सूक्ष्म हो गया। और स्थूल क्या हो गया, बैठना, खड़े होना, चलना, दौड़ना, कूदना, ये सब स्थूल में आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 24 में लेखनम, लिखना जो है वो सूक्ष्म कौशल में आता है। 25 शिक्षकेण पृष्ठेन अधो लिखितेषु प्रश्नेषु कः प्रश्नः कक्षायाः बहुभाषिकवादस्य प्रोत्साहनं कुर्यात्।
शिक्षक के द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न कक्षा के बहुभाषिकवाद को प्रोत्साहन करेगा? वायु प्रफुल्लित किए दूर्ध्वम दयितुम शक्नुवन्ति, या फिर स्वभाषायाः शाका नाम गुब्बा, पहले का मतलब हो गया गुब्बारा कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है, या फिर स्वभाषायाः शाका नाम नामानि लिखत, सब्जियों के नाम अपनी भाषा में लिखो। किम भवतः पालित पशु अस्ति, क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? किम भवान अक्षराणि लिखितवान्, क्या आपने पत्र लिखे? तो शिक्षक जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषावाद को कौन सा जो है प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वभाषायाः शाका नाम नामानि लिखत। तो अपनी भाषा में सब्जियों को लिखना, सब्जियों के नाम के बारे में लिखना, शाका नाम नामानि लिखत। इससे क्या होगा? इससे भाषा का आदान प्रदान होगा, विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करेंगे और संस्कृति का आदान प्रदान होगा। किसी क्षेत्र में कुछ बोली जाती है किसी सब्जी को, दूसरी क्षेत्र में कुछ बोली जाती है, तो इसमें क्या होता है? रचनात्मक कार्यनीति का भाग बन जाएगा ये। तो इससे जो है विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानने में उत्सुकता भी होगी और वो विभिन्न संस्कृति के बारे में जानेंगे, अलग अलग जगह के चीज़ों के बारे में वो जानेंगे। तो इससे बहुभाषावाद का विकास होगा। सेकंड नंबर राइट हो जाएगा। निम्नतर कक्षासु अत्यंत अनुप्रासिक वित्तानाम उपयोगः क्रियते यतः, निचली कक्षाओं में अंततुकांत कविताओं का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ताभि विद्यार्थिनः लक्ष्य भाषा भाषितुम अवसरं प्राप्नोति, वे छात्रों को लक्ष्य भाषा बोलने का अवसर देते हैं। ताभि विद्यार्थिनः अनुशासिता तिष्ठन्ति, वे विद्यार्थियों को अनुशासित रखते हैं। ताभि लक्ष्य भाषायाः व्याकरणस्य अधिगमे सहायता भवति, वे लक्ष्य भाषा के व्याकरण को प्राप्त करने में मदद करते हैं। ताभि विद्यार्थिनः कठिन शब्दानां वर्णनं कर्तुं ततश्च वाक्यानि रचयितुं समर्थाः भवन्ति। तो देखिए, जो छोटी कक्षा होती है, निचली कक्षा होती है, निचली कक्षा में जो बच्चे होते हैं वो अंततुकांत कविताओं का प्रयोग करना, उनमें अंततुकांत वाले अत्यंत अनुप्रासिक कविता का उपयोग करना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी जो होते हैं उनमें लक्ष्य भाषा, ताभि लक्ष्य भाषा व्याकरणस्य अधिगमे सहायता भवति। तो ताभि इसका राइट आंसर फर्स्ट नंबर, ताभि विद्यार्थिनः लक्ष्य भाषा भाषितुम अवसर प्रदान, वे छात्रों को लक्ष्य भाषा बोलने का अवसर देते हैं। तो लक्ष्य भाषा का अवसर जब मिलेगा तो बच्चा जो है वो चीज़ों को जल्दी सीखेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा, 26 का फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 27, एका शिक्षिका कक्षायां श्रवण संबंधित गतिविधिं कारयितुं निश्चयं कृतवती, सा चर्चारूपाणां गतिविधीनां योजनां करोति, कांश्चन गूढप्रश्नान् पृष्ट्वा छात्रान् श्रोतुं नियोजयति, तेषां रुचिं चर्चा च वर्धयति। एता प्रस्तुतयः सन्ति। एक शिक्षिका कक्षा में श्रवण संबंधित गतिविधियों को करने के लिए निश्चय करती है, वह चर्चा के रूप में होने वाली गतिविधि की योजना करती है, फिर कुछ गूढ़ प्रश्नों को पूछकर छात्रों को सुनने के लिए नियोजित करती है, उनकी चर्चा और रुचि में वृद्धि करती है। यह प्रस्तुति क्या है? श्रवण पूर्व गतिविधि है, श्रवण समय की गतिविधि है, या फिर श्रवण पर गतिविधि है, या फिर श्रवणांतर गतिविधि है। तो श्रवणांतर गतिविधि क्या होती है? सुनने के बाद की गतिविधि होती है। ठीक, श्रवणांतर गतिविधि जो होती है वो सुनने के बाद की गतिविधि, सुनने के बाद की गतिविधि। ठीक, और देखिए श्रवण समय गतिविधि, सुनने के समय करने की गतिविधि, श्रवण समय, सुनने के समय
श्रवण समय सम्यक गतिविधि, और श्रवण प्रगतिवत मतलब सुनने के बाद, सुनने के बाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि एक शिक्षिका जो है जो पहले श्रवण संबंधित गतिविधि को करने के लिए निश्चय करती है, फिर चर्चा के रूप में होने वाली गतिविधि की योजना बनाती है, फिर प्रश्नों को पूछकर छात्रों को सुनने के लिए नियोजित करती है, उसके बाद चर्चा और रुचि में वृद्धि करती है। तो यह प्रस्तुति क्या है? यह प्रस्तुति श्रवण पूर्व गतिविधि है, सुनने के पूर्व की गतिविधि। पहले कुछ गूढ़ प्रश्न पूछेगी, सुनने के लिए नियोजित कर रही है, ठीक। तो प्रथम ये गतिविधि, उसके बाद श्रवण क्रिया। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 28 भाषा कक्षायां चित्राणां विज्ञापनानां प्रयोग विषये अधोलिखितेषु का उक्तिं च न समीचीनः। भाषा कक्षा में चित्र और विज्ञापन विषय में निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति योग्य नहीं है? तो एतेन चित्राणाम अवलोकनार्थम बालेभ्यः अवसरः लभ्यते, अर्थात ऐसे चित्रों से अवलोकन के लिए बालकों को अवसर मिलता है। एतेन बालेभ्यः स्वकीयाम अभिव्यक्तिं कर्तुं चित्राणाम आधारेण लेखितुं च अवसरं लभ्यते। इससे जो है वो बालकों को, इससे बालकों के खुद के अभिव्यक्ति के लिए चित्रों के आधार से लेखन करने का अवसर मिलता है। सही बात है। थर्ड नंबर एतेन बालैः काल्पनिक जगति तथा च कक्षायां तेषां सर्जनस्य कृत स्थानं प्राप्यते। इससे बालकों में काल्पनिक जगत और सर्जन शक्ति के लिए स्थान प्राप्त होता है। तेभ्यः श्रवण कौशल विकासार्थम अवसरम एतेन लभ्यते। श्रवण कौशल, वो क्या कह रहा है? श्रवण कौशल के विकास का अवसर मिलेगा। तो जब चित्र बनाएंगे, विज्ञापन बनाएंगे, तो इससे क्या होगा? उनकी चित्र और विज्ञापन के द्वारा अवलोकन क्षमता का विकास होगा, सृजन शक्ति को बढ़ावा मिलता है, अभिव्यक्ति मिलेगी लोगों को, मतलब वो अपनी अभिव्यक्ति को अच्छे से कर पाएंगे, विभिन्न कथाओं का निर्माण कर पाएंगे। तो यह होता है कि भाषा शिक्षा में चित्र और विज्ञापन में विषय कौशल का विकास का अवसर मिलेगा। यह उचित उत्तर नहीं है। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि यह निगेटिव है, न समीचीन पूछ रहा है। 29 उद्गमी साक्षरतास्तरे अपि लेखन वर्गे स्वीक्रियते। तो उद्गामी साक्षरता स्तर में का भी लेखन वर्ग के लिए स्वीकार किया है। अक्षराणाम अक्षरों का निर्माण, शब्दानाम लेखनम शब्दों का लेखन, वाक्यानाम निर्माणम वाक्यों का निर्माण, चित्रांकन। तो जो उद्गामी साक्षरता का स्तर है उसमें लेखन वर्ग के लिए क्या स्वीकार किया जा सकता है? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th नंबर, चित्रांकन। उद्गामी साक्षरता स्तर में चित्रांकन को स्वीकार किया गया है। चित्र की सहायता से बच्चे जो है भाषा सीखेंगे, बच्चों को सीखने में आनंद आएगा, वो सीखने में अधिक व्यस्त रहेंगे और चित्रांकन से उन्हें सहायता मिलेगी, वो शब्द वाक्य कथा का निर्माण कर पाएंगे। इससे जो है भाषा कौशल का विकास होगा। इसके बाद देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, विद्यार्थिना भाषाया व्यवहारस्य आकलनार्थम निम्नलिखितेषु किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। तो विद्यार्थी के भाषा व्यवहार के आकलन के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? चित्रांकन सूची है, मूल्य निर्धारण श्रेणी है, पत्राधान है या फिर वार्तालाप है। तो विद्यार्थियों के भाषा व्यवहार के आकलन करने के लिए, जब उनका आकलन किया जा रहा है, तो आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या हो सकता है? चित्रांकन नहीं, मूल्य निर्धारण नहीं, वार्तालाप नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्र निर्धारण। पत्राधान मतलब पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो में क्या होता है? भाषा आकलन के लिए ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसमें क्या होता है? प्रपत्रों का संगठित किया जाता है, क्रमबद्ध संग्रह किया जाता है, बच्चों के बारे में इसमें विशेष जानकारी होती है। ठीक है, पोर्टफोलियो से बच्चे का एक निरंतर प्रगति
पता चलती है कि बच्चे में क्या सुधार हो रहा है, क्या गलतियां हो रही हैं। तो बच्चों को उत्कृष्ट कार्यों को उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित रूप से संकलित कर या सुरक्षित करता है। पोर्टफोलियो क्या है? ये एक मूल्यांकन निर्देशात्मक प्रक्रिया है। इसमें मिश्रित चीज़ें होती हैं, ठीक। जो क्रिया प्रतिक्रिया है टीचर और माता पिता के बीच में, वो सब चीज़ें जो है उस बच्चे के बारे में पूरी चीज़ें संगठित होती है, कलेक्शन होता है एक जगह। उनके बारे में अच्छा क्या है, निगेटिव चीज़ें क्या है, वो सारी चीज़ों का संकलन किया जाता है। इससे उनका मूल्यांकन करने में आसानी रहती है। तो आज के 30 क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।